Welcome to Woodbound Career Institute. Today we start with new chapter that is work, energy and power. Class 12 chapter 6 है work, energy and power. सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं work, energy and power. एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि सबके बारे में. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू वर्क. वर्क क्या होता है? वर्क अगर हिंदी की बात करें क्या होता है? वर्क मतलब हो गया काम, काम करना जिसको हम बोलते हैं वर्क. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी मूव थ्रू अ सम डिस्टेंस. सिंपल डेफिनेशन है. वर्क मतलब क्या हुआ? किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो और बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करो. ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी तो वहां पे क्या होगा, उसको हम बोलेंगे वो बॉडी वर्क कर रही है. ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर यहाँ पे रख दिया हमने. ठीक है, इसको हम अपनी तरफ खींच रहे हैं. हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया उस पर. फोर्स अप्लाई किया, मार्कर मेरी तरफ आ गया. मीन्स मार्कर क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ. मीन्स किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो, अगर उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका मतलब वहां पे वर्क हो रहा है. मीन्स वर्क इज डन, वर्क डन हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग. अच्छा, इस मार्कर को कैसे हम लोग खींच सकते हैं? मार्कर यहाँ पे रखा है, ऐसे हम इसको डायरेक्टली खींच लिए. ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स साथ खींच सकते हैं. पहला टर्म हो गया कांस्टेंट फोर्स. इसको हम ऐसे भी खींच सकते हैं. रुक रुक के हमने खींचा, मींस वेरिएबल फोर्स है. फोर्स जो हम अप्लाई करें वो फिक्स्ड नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अगर हम लोग किसी भी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. बाय अ कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. देखते कैसे होगा. एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. इस ऑब्जेक्ट हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई की एफ फोर्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला गया. डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एस डिस्टेंस का एज्यूम करते हैं. बॉडी एस डिस्टेंस मूव करे, एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ कि कितना फोर्स लगा रहे हो और बॉडी कितना डिस्प्लेस कर रही है. तो सिंपल वर्क डन क्या हो गया? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एफ इंटू एस हो गया. तो वर्क डन इक्वल्स क्या हो गया? एफ इंटू एस, या फिर एफ एस भी हम लोग इसको लिख सकते हैं. आगे समझ में. अब देखेंगे इसके बाद कांस्टेंट फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मान लो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा. मान लो ये है, इसको हम स्ट्रेट ऐसे खींचने का, इसको हम लोग ऊपर से खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं. अगर वहां पे एंगल बनेगा तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा. ठीक है, उस केस में देखेंगे क्या होगा. ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. इंक्लिनेशन होगा, मींस एंगल फॉर्मेशन. इंक्लाइंड केस देखेंगे. इंक्लाइंड केस में वर्क डन क्या होगा. केस क्या है? इंक्लाइंड केस है. इंक्लाइंड केस कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे ऐसे रखा, अब इसमें क्या अप्लाई करना है? फोर्स. फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींचो. अपनी तरफ तुमने क्या किया? अपनी तरफ फोर्स लगाकर उसको खींचा. जैसे तुम अपनी तरफ उसको फोर्स लगा खींचोगे, एंगल क्या बनेगा? यहाँ पे एंगल बनेगा, दैट इज थीटा. देखो यहाँ पे भी एंगल बनेगा. यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? ये एफ है. एंगल थीटा के साथ कौन सा एंगल बनता है? एफ कॉस थीटा बनता है. हमेशा एंगल से जुड़ा हुआ क्या बनता है? एफ कॉस थीटा. इधर क्या बनेगा? एफ साइन थीटा. इधर क्या लगेगा? एम जी. एम जी एफ साइन थीटा से कैंसिल है, इससे मतलब नहीं. हमको मतलब किससे है कि किस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज एफ कॉस थीटा. और बॉडी डिस्प्लेस करके एक पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट एस डिस्टेंस तक पहुंच गई यहाँ पे. ठीक है, यहाँ तक बॉडी डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई. तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो. फोर्स कितना हो गया हमारा? एफ हो गया. एफ कॉस थीटा. एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा. फॉर्मूला क्या हो गया वर्क डन का? एफ एस कॉस थीटा के इक्वल हो गया. अगर यहाँ पे कॉस थीटा लगा, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है या फिर कॉस प्रोडक्ट है? जल्दी से बताओ. cos थीटा मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट है. तो वर्क डन क्या होगा? W इक्वल्स हम लोग क्या लिखेंगे? F डॉट S. क्या लिखेंगे? F डॉट S. दिस इज अ वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ये भी वेक्टर फॉर्म है. ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क डन. वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट. तो वर्क डन स्केलर या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? तो वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी. तो वर्क डन क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, which do not depend on direction. जिसको डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं होता. ठीक है, मींस इट इज एन स्केलर क्वांटिटी.
नेक्स्ट अगर बात करते हैं वर्क डन की एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, देखो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो फोर्स क्या होता है न्यूटन मीटर हो जाएगा, तो वर्क डन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा इसका, देखो फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई कर दो उसको डिस्प्लेसमेंट एल के साथ, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे हम लोग वर्क डन किसके इक्वल होगा। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन फॉर वर्क डन, वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। Work done in different situation. Work done in different situation. अलग अलग कंडीशन पे वर्क डन क्या होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझते हैं इसको। सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में समझते हैं। तो वर्क डन कैसा हो सकता है, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी निगेटिव और जीरो, स्केलर क्वांटिटी है। तो ठीक है, फिर भी ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और में भी जीरो, ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वर्क। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क डन। अच्छा दिमाग में बात तो आता है ना, वर्क कर रहे हैं तो भाई पॉजिटिव निगेटिव क्यों आ रहा है, जीरो क्यों हो रहा है। अगर हम वर्क कर रहे हैं तो मतलब हमारा पॉजिटिव कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, नहीं, ये निगेटिव भी हो सकता है, काम करो वो निगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो, तुमने काम किया थक गए बिल्कुल, फिर भी तुम्हारा वर्क डन जीरो आएगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। सारा एग्जांपल अभी हम शो करेंगे। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन के। ठीक है, अच्छा चलो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, if a force acting on a body has a component in the direction of displacement then the work done by the force is positive। अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे, जिस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वहां पे वर्क डन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। मींस अगर मान लो ये मार्कर है, इसको हम खींचना चाह रहे हैं अपनी तरफ, इसको हमने खींचा अपनी तरफ और ये मेरी तरफ आ गया, इसका मतलब मेरा वर्क हुआ ना, हमने वर्क तो किया क्योंकि बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया, मींस वहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन। मींस फोर्स अप्लाई करेंगे और उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, ये हमने चलो एफ कंपोनेंट फोर्स अप्लाई किया, यहाँ हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन खींचा, ठीक है, उस डायरेक्शन में खींचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। अच्छा इसके लिए एंगल कितना चाहिए होगा, जरा ये बताओ मुझे। यहाँ पे एंगल थीटा से कम होगा, सॉरी एक्यूट 90 से कम होगा या ज्यादा होगा, तो जो थीटा होगा वो हमेशा 90 से कम होगा, 90 से कम होगा मींस ये होगा 90 से कम। अब खुद ही देख लो, ये एंगल जो बनेगा ये एंगल होगा थीटा। अब देखो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट में कितना अंतर है, 90 से कम है, अगर 90 से कम होता है इसका मतलब कौन सा बनेगा, पॉजिटिव वर्क डन में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब क्या होगा, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होगा, मींस पॉजिटिव वर्क डन में क्या होगा, वर्क डन हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ बॉल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव। जैसे मान लो कोई बॉल है, इसको डस्टर, इसको ले लेते हैं हम लोग, डस्टर कोई, इसको हमने क्या किया, ऊपर से नीचे छोड़ा, ऊपर से छोड़ दिए, नीचे की डायरेक्शन में आया, ठीक है, देखो अब क्या वो बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, अब देखो फोर्स क्या लग रहा था, नीचे डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है, एंगल जीरो था, एंगल जीरो था उस केस में, और बॉडी नीचे की डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं हम लोग अगला, सेकंड इज नेगेटिव वर्क डन। सेकंड वन इज नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, या फिर बोले नेगेटिव वर्क कब होगा। नेगेटिव वर्क के लिए पहले डिफिनेशन समझते क्या होगा, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मींस हम इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये मेरी तरफ ना आते हुए उधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, निगेटिव वर्क डन हो रहा है। चलो देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल के लिए इस ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कैसे, ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करें एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा,
डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, उसको हम अपनी तरफ खींचे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इस केस में क्या होगा, निगेटिव वर्क। अभी हम एग्जांपल बताएंगे ऐसा कब होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल से समझ में आइए, एंगल हो रहा है थीटा, ठीक है। एंगल देखो क्या हो रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। अब एंगल देखो थीटा 90 से कम है ज्यादा, तुम ही लोग बताओ, 90 से ज्यादा है तो मींस थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90। अगर थीटा 90 से ज्यादा होगा तो कौन सी एंगल इसको बोलेंगे, विच एंगल इज दिस, मींस 90 मींस 180 से कम होगा, मींस ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो मींस अगर नेगेटिव बर्डन हो रहा है तो वहां पे एंगल कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, मींस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। चलो ऐसा एग्जांपल कब हम लोग लेंगे, व्हेन अ बॉडी स्लाइड अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो जब बॉडी किसी रफ सरफेस को खींच रहे हो, ठीक है, अपनी तरफ खींचोगे तो रफ सरफेस क्या, वहां पे फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो मींस डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, जैसे हमने ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हुआ, बॉडी हमारी क्या हो, स्टॉप हो गई। अगर बॉडी स्टॉप हो गई उस केस में तो फोर्स क्या, कि फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, उस केस में भी क्या होगा, निगेटिव बर्डन होगा, ठीक है। ये कुछ निगेटिव बर्डन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट वन इज जीरो वर्क डन। थर्ड इज जीरो वर्क कब होगा, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन का मतलब क्या हुआ, देखो अब इसकी डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन क्या होगा, वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे और उसका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो रहा, मींस उस केस में थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। एग्जांपल देखो कैसे होगा, इस तरीके से मान लेते हैं कुछ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मींस यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, थीटा, दैट इज 90 डिग्री। अगर थीटा 90 उसका मतलब कौन सा होगा, राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल में क्या होता है, जीरो वर्डन। अच्छा ऐसा कौन सा काम होता है जो हम लोग करते हैं वर्डन जीरो का, वैसे कोई काम नहीं होता है, लेकिन है, हम एग्जांपल अभी तुम लोग को बताते हैं ऐसा कब पॉसिबल होता है। जो कुली होते हैं, ठीक है, जो हम अभी कभी हम लोग अगर कोई हैवी मास अपने सर को उठा के रखते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमने सर को उठाकर उस हैवी मास को रखा है, ठीक है, हैवी मास को ऊपर रखा गया है, फोर्स हम लोग आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मींस डिस्प्लेसमेंट उस केस में आगे की तरफ होता है और हैवी मास ऊपर की तरफ रहता है। एंगल कितना बनता है यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब वर्डन क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। चलो प्रूफ करते, जीरो के इक्वल कब होगा, W इक्वल क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा एंड कॉस 90 इक्वल क्या होता है, जीरो, तो वर्डन क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो के इक्वल। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिक्स, जो वर्डन करते हैं कुली, ठीक है, जो रेलवे स्टेशन पे कुली होते हैं सामान ढोकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो वर्डन कितना करते हैं, वो जीरो के वर्डन करते हैं, ठीक है। आज के बाद कभी भी उनसे सामान उठवाना, यहाँ से वहाँ रखना, तो उनको फिजिक्स पढ़ा देना और बताना तुम्हारा वर्डन जीरो हुआ, उसके बेसिस पे तुम्हारा कॉस्ट कितना हुआ, जीरो के इक्वल हुआ, ठीक है। तो वर्डन क्या होता है उस केस में, जीरो के इक्वल होता है। आगे समझ में, चलो तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है, ml²t-2, ठीक है। यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं इसका, न्यूटन मीटर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, जूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट अब जूल की बात करें तो जूल और सीजीएस यूनिट दोनों देखते हैं, इसका एसआई और सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, जूल, तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग, क्या होता है, अर्ग। इस तरीके से हम लोग फोर्स पढ़े थे, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन। उस तरीके से एक जूल में कितना अर्ग होगा। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में ये चीज करना सीखे थे और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने कन्वर्ट किया, कितना आया, एक जूल में 10⁷ अर्ग होता है। कितना होता है, 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है। ये इसकी हो गई यूनिट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया हमारा वर्क डन कंपोनेंट अलग अलग फॉर्म में। नेक्स्ट आगे, ये तो कांस्टेंट फोर्स हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे थे। दूसरा टाइप कौन सा था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
वेरिएबल फोर्स अगर लग रहा है किसी बॉडी पे तो वहां पे वर्क डन कितना होगा, ठीक है, दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एक मिनट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, ठीक है। वेरिएबल फोर्स कहने का मतलब जो फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है कहने का मतलब है जैसे हम फोर्स, अभी हमने एग्जांपल इसको बताया, तो मान लीजिए डस्टर इसको हम खींच रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ ऐसे खींचे हमने, फिर स्पीड की, फिर कम ज्यादा की, मींस जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फिक्स नहीं कि हाँ इतने न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में हमारे पास एक ही तरीका होता है, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और जिसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से बनता है, देख लो ग्राफ कैसे बनेगा। तो फोर्स और किसके बीच में ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 फॉर्म में इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, देखो फिक्स नहीं है, ये हो जाएगा हमारा x1 ले लो और ये हो गया हमारा x2। मींस इसका अगर हम लोग को वर्णन निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, वर्णन निकालेंगे तभी तो आ गया हमारा, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेंगे कितना एरिया है, और उस एरिया कैसे निकालेंगे, कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट कर दो इसको। तो वर्णन क्या होता है, f इंटू एस, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 से लेकर के x2 तक इंटीग्रेशन होगा, कहां से लेकर होगा, x1 से लेकर के x2 तक होगा, x1 से लेकर के x2 तक इंटीग्रेशन होगा, किसका होगा, f ds cos थीटा, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f डॉट ds भी लिख सकते हैं, x1 से लेकर के x2 तक करेंगे इंटीग्रेट, कहां से, कंपोनेंट लिख दो f डॉट ds, डॉट मतलब क्या हुआ, cos थीटा लगा हुआ है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। इस तरीके से इंटीग्रेट करके हम लोग वर्क डन भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की डेफिनेशन समझ चुके, वर्क डन टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टर्म, दैट इज एनर्जी। उसके बाद हम लोग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज एनर्जी, जो भी हम लोग के पास बहुत ज्यादा है, क्यों, एनर्जी है ना, ठीक। एनर्जी की बात करें, एनर्जी का अगर वर्णन समझ में आ गया तो एनर्जी भी बहुत आसान है, ठीक है। अगर वर्णन समझ में आ गया तो एनर्जी इससे आसान है, एनर्जी दिख रहा है ना, ठीक है। अब एनर्जी के बारे में बात करें, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। कैपेसिटी या एबिलिटी की, वर्क करने की क्षमता कितनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क और कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता कितनी है तुम्हारे अंदर, दैट इज योर एनर्जी, ठीक है। अब देखो दो बॉडी को हम रिलेट करेंगे समझने के लिए, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। अब मुझे ये बताना, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, ठीक है। ए बॉडी जो वर्क कर रही है, अगर मान लेते ए बॉडी काम कर रही है, बी बॉडी भी काम कर रही है, अब इसमें वर्क कितना, इसमें फोर्स अप्लाई कर, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसमें भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दोनों में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पे अगर फोर्स से मतलब किससे हुआ, डिस्प्लेसमेंट से मतलब हुआ, ठीक है। तो वर्क अगर ये जल्दी कर ले रही है, उसको काम जल्दी कर ले रही है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो टाइम से भी रिलेट करो, डिस्प्लेसमेंट मींस ज्यादा देर तक डिस्प्लेस कर पा रही, अगर ज्यादा देर तक डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है यहाँ पे, इसका वर्णन क्या होगा, W1 ज्यादा होगा, इसका क्या होगा W2। अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब W2 से W1 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वर्णन को हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, मींस वर्णन का रिलेशन ही एनर्जी के रिलेशन को शो करेगा, क्योंकि हमारी एबिलिटी कितनी है वर्णन के, तो हम लोग एनर्जी का जो SI यूनिट डायमेंशन होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा, ठीक है। SI यूनिट भी कह सकते हैं क्योंकि जूल ही होता है और दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क एंड एनर्जी बोथ आर, वर्क एंड एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मींस क्या है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड हो रही है सिर्फ और सिर्फ। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम ml² t-2, दोनों के लिए सेम होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि वर्क के इक्वल होता है, और दोनों की SI यूनिट भी सेम होगी, दैट इज जूल। और C यूनिट क्या होगी, एनर्जी की, आर्ग, ठीक है, जो भी हम लोग ने पढ़ा था। अब मेन एनर्जी का जो कंपोनेंट पढ़ते हैं वो होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो मैकेनिक से प्रोड्यूस होती है, मैकेनिक्स मतलब जो हम लोग कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां से प्रोड्यूस होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी को अलग टर्म से पढ़ते हैं, इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया और पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी विच डेवलप ड्यू टू मोशन। किस लिए आता है ये? ड्यू टू मोशन। अगर हम लोग मूव कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां पे जो भी एनर्जी होगी हमारे पास, वो कौन सी एनर्जी होती है? वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैसे होगा, ये किसका फॉर्मूला क्या आएगा। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो कर लेंगे। ठीक है, हम लोग मूव कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एनर्जी होगी। अगर हम लोग चल रहे हैं तो मूव कर रहे हैं, बॉडी मूव कर रही है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर हम लोग रुके हुए हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो डेरिवेशन के लिए क्या करते हैं, एक बॉडी रखते हैं, एक बॉल रखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तेजी से। अगर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या होगी, एक पार्ट से दूसरी जगह मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह से बॉल मूव करेगी। ठीक है, एक बॉल रख लेते हैं ये। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई बॉल। कब पहुंच गई? जब हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। स्टार्टिंग में इसके पास वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0। बाद में इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई, और वो वेलोसिटी कितनी थी, फोर्स अप्लाई किए थे, अभी तक फोर्स लग रहा है, v वेलोसिटी होगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बॉडी एस डिस्टेंस डिस्प्लेस की है। ठीक है, चलो यहाँ पे पहले कंपोनेंट देखते हैं। एक्सेलरेशन कितना, हमने फोर्स अप्लाई किया, u हमारा 0 था, यहाँ पे f फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फाइनल वेलोसिटी भी है, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये अप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करना तो क्या करेंगे हम लोग, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2s के इक्वल हो जाएगा। तो v स्क्वायर मतलब क्या हो, v स्क्वायर रहेगा, और माइनस यू स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, वही हो जाएगा, अपॉन 2s, ऐसे ही लिख दो। एक्सेलरेशन कितना आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2s इज द एक्सेलरेशन। ये हो गया एक्सेलरेशन जो बॉल के अंदर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं वर्क डन। तो वर्क डन फाइंड करना, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू ma। F इक्वल्स क्या होता है, m इंटू a। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, m इंटू a मल्टीप्लाई बाई s। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। एक्सेलरेशन कितना आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2s, यहाँ पे रखो वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स क्या हो जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाई बाई s। s से s कैंसिल आउट, तो वर्डन कितना हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2, और वी से दैट हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसका डेरिवेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, कितना आसान देखो डेरिवेशन, ये तो हो गया बच्चों वाला। अब करते हैं हम लोग कैलकुलस मेथड से। ठीक है, बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना, वर्क डन फाइंड करना। वर्क डन क्या होगा, dw इक्वल्स टू, फॉर स्मॉल वर्क डन वी विल राइट fds, वेयर s एंड f आर द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, fds करेंगे इस तरीके से। एंगल हम लोग क्या लेते हैं, एंगल थीटा 0 लेते हैं, जिससे कंपोनेंट निकालने में कोई दिक्कत ना हो, और उसको क्या लिखते हैं, fds। ठीक है, वर्डन क्या हो गया हमारा, fds के इक्वल हो गया। नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, f इक्वल्स टू ma के इक्वल होगा। और ma को क्या लिख सकते हैं, m इंटू dv अपॉन dt लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रखो फॉर्मूला, ये f को उठा के यहाँ पे रखो, तो dw इक्वल्स कितना हो जाएगा, m इंटू dv अपॉन dt मल्टीप्लाई बाय ds के इक्वल हो जाएगा। तो ds अपॉन dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट इज वेलोसिटी। इसको हम लोग dv या फिर v लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी के इक्वल होगा। चलो इसको क्या लिखेंगे, dw इक्वल्स क्या हो जाएगा, m, ये हो गया dv मल्टीप्लाई बाय v के इक्वल होगा। ठीक है, m dv v हो जाएगा, ऐसे लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, m v dv के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा वर्क डन। अब करना क्या, अब बहुत आसान है, अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वैसे ही हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। चलो इंटीग्रेट करो, मींस कैपिटल W निकालने के लिए हमको स्मॉल w क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जीरो वेलोसिटी से स्टार्टिंग में इनिशियल में, फाइनली कितनी हो गई, v वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने फोर्स अप्लाई किया, उसमें वेलोसिटी हुई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी v के इक्वल हो गया, ठीक है। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, जीरो हो गया यहाँ पे v, तो dw क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो mvdv लिखे थे, mvdv। इंटीग्रेशन का पहला रूल ही कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको बाहर कर दो, मींस हम क्या करेंगे, मास को बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा, m को बाहर कर दो, अंदर क्या आ जाएगा, vdv, कहां से लेकर के, जीरो से लेकर के v तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, vdv। अब vdv को सॉल्व करेंगे, ठीक है। vdv क्या होगा, देखो vdv को सॉल्व करने के लिए, अब vdv है, v को इंटीग्रेट करना है इन द टर्म ऑफ dv के फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, v1 प्लस, पहले एक पावर है, प्लस 1 करेंगे, जितना आएगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, v स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा vdv। तो क्या लिखेंगे हम लोग, w इक्वल्स टू m, क्या हो जाएगा यहाँ पे, v स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के v तक, इसको ओपन कर देंगे तो w इक्वल्स क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जीरो, जीरो का कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला क्या आ गया w का, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2। तो बर्डन क्या लिख सकते हैं, w इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। देखो कितना आसानी से डेरिवेशन आ गया, ये कैसे आया डेरिवेशन, बाय कैलकुलस मेथड, ये डेरिवेशन कैसे हुआ है, कैलकुलस मेथड से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ। एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका हम लोग काफी ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। याद आया ना लीनियर मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p एंड p इक्वल्स टू क्या होता है, m इनटू v, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, उससे रिलेट करेंगे क्या होगा फॉर्मूला। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और p इक्वल्स क्या होता है, m इनटू v, एम वी होता है। अच्छा एम वी यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी एम वी दिख रहा है, क्या करो काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर था, तो ऊपर नीचे किसे, ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे से भी m भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, हम इसको p स्क्वायर लिख सकते हैं, समझो इस चीज को, m से m मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर लिखोगे, m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, तो m v को स्क्वायर करोगे क्या होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर होगा, मींस p के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो अगर p स्क्वायर लिखो तो क्या होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये बन क्या गया, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m के इक्वल हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, हाफ p स्क्वायर अपॉन m, ठीक है, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो p इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो, p इक्वल्स टू 2mk, p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 2mk, देन p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा, p इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk के इक्वल हो जाएगा। ये रिलेशन किसका हो गया, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। तो यहाँ पे लिख दो रिलेशन बिटवीन P एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टर्म की तरफ, जो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगी, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या हुआ, जहां पे वर्क को एनर्जी के साथ हम लोग रिलेट करेंगे। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा सा ढक गया है, हल्का सा नीचे लिख देते इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो पहली बात तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है, इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मींस इसके अकॉर्डिंग जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। लिख लेते हैं इसको पहले, इसके अकॉर्डिंग जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज के इक्वल होगा हमारा वर्क डन। ठीक है, अब देखो इसको डिराइव करते हैं, कैसे डिराइव होगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं कौन सी इसकी वेलोसिटी होगी, प्रूफ करते हैं। मींस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स, ये फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अगर हम लोग दोनों साइड मतलब कि बोथ ऑफ द साइड हाफ m से मल्टीप्लाई करते, किससे करते, हाफ m, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हाफ m मल्टीप्लाई करो, इधर भी हाफ m मल्टीप्लाई करते, क्या होगा देखो, हाफ mv स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस हाफ mu स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ m से मल्टीप्लाई कर इनटू 2as, इस तरीके से होगा, हाफ m इंटू 2as। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, mas बचेगा सिर्फ और सिर्फ। चलो इसको लिख देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, mas के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो इसको फिर से लिखते हैं, क्या बचा हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, वहां पे क्या बचा, mas, और m इंटू a होता क्या है, फोर्स, और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन के इक्वल। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, तो वर्क डन इक्वल क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मींस के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यहाँ से प्रूफ क्या हो गया, जो हमारा वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। दिस इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हो गया हमारा कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट आते हैं, अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए तो और आसान होगा, देखते जाओ बस। वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होगा, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला, तो वर्क डन क्या होगा, dw किसके इक्वल होगा, Fds के इक्वल होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करो। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, m इंटू ए के इक्वल होगा। यहाँ पे m इंटू ए रख सकते हैं, इसके पहले भी जस्ट इसको हमने डिराइव करके बताया भी था। और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो dw इक्वल्स क्या हो जाएगा, F को हम क्या लिख सकते हैं, m, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो इसको ds के साथ, तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, v के इक्वल होगा। तो dw इक्वल्स कितना हो जाएगा, mv dv के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोग ने भी वर्क डन अभी फाइंड किया था, mv dv के इक्वल हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किए, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब इसके पास पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी उसके पास, और कुछ ना कुछ बाद में फाइनल वेलोसिटी और हो गई। मींस यहाँ पे वेलोसिटी u जीरो नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, u की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो इंटीग्रेट करते हैं, w इक्वल्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम u से लेकर के v तक, अभी 0 से लेकर v तक ये थे, अब u से लेकर के v तक कर दो। m कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, v dv, यहाँ से क्या हो जाएगा u, यहाँ पे आ जाएगा v, v dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया u, यहाँ पे हो गया v, यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल हो गया। चलो अब इसको ओपन कर देते हैं, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू m, अब देखो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि u से लेकर के v तक अभी तक 0 इसके पहले किए थे, लेकिन यहाँ से v पहले लिखेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और u के साथ लिखेंगे तो u स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। चलो इसको ऐसे लिख दो, ओपन कर दो इसको, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, w इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। जब हाफ m को अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा, मींस क्या हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मींस के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल हो जाएगा हमारा वर्क डन। ठीक है, आगे समझ में ये हो गया हमारा दोनों तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम जो थी वो प्रूफ बाय वेरिएबल फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी विच एक्ट व्हेन अ बॉडी इज एट सर्टेन हाइट और इज एट रेस्ट। मींस ये बॉडी हाइट पे होगी, सर्टेन कुछ हाइट पे होगी या फिर रेस्ट पोजीशन पे होगी, तो वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू रेस्ट क्या रहती है, डिफिनेशन देखते क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द फील्ड और द फोर्स बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन। वही सेम हुआ, मीन्स उसके रेस्ट पोजीशन के कारण आएगा या तो उसकी पोजीशन के कारण जो भी आएगा एनर्जी, उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल, एक बॉडी ये छत पे लाई कर रही है, ठीक है, मतलब बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग, इसका एग्जांपल हो गया कौन सी एनर्जी उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, मींस पोजीशन कारण उसकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और भी ऐसे एग्जांपल ले लो, बॉडी रेस्ट पे है, मूव कर रही है, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 3 टाइप्स की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन सी हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिंपल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, gravitational potential energy, the potential energy of a body by energy posed by the body by virtue of its position above the surface of earth। कोई बॉडी जाहिर सी बात सरफेस के हमेशा अर्थ के ऊपर ही होगी, अर्थ के ऊपर है मान लो कोई बॉडी, तो वहां पे जो भी एनर्जी होगी इसके पास वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका डेरिवेशन करते हैं, मान लो एक बॉडी यहाँ पे है, उसकी पोजीशन चेंज करके हमने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इतना ही गुना कर दिया कि यहाँ पे उसके पास क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसके पास मास mg था पहले भी, बाद में भी मास mg, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला वर्डन का, ठीक है। सबसे पहले फोर्स क्या होता है, वेट के इक्वल होता है, ये सबको पता है, जिसको नहीं पता है आज जान लो। F इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होता है, क्योंकि F इक्वल्स क्या होता है, ma, और अगर बॉडी वहां पे g लग रहा है तो एक्सेलरेशन को हम लोग g लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो वर्डन क्या होता है, वर्डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक हाइट पे ले जा रहे हैं इसको h, तो यहाँ पे लिख दो F इंटू h, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, mgh, m इंटू g इंटू h, यही फॉर्मूला था ना। देखो वर्डन बाय पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh के इक्वल होगी, तो u इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, mgh, ठीक है। अगर बॉडी सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर हुई, मींस एट द सरफेस ऑफ अर्थ, लिख दो इस चीज को भी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर हाइट कितना होगा, h हमारा 0 के इक्वल होगा, तो बॉडी में एनर्जी कितनी होगी, mg के इक्वल ही होगी, नहीं mg इंटू 0 वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है। मींस पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस के ऊपर कितनी होगी, 0 के इक्वल होगी। तो इसी बेसिस पे दो टाइप के फोर्स को क्लासिफाई किया, वन इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड अनदर वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव फोर्स। पहले स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। नाम से तो क्या बता रहे, कंजर्वेटिव मतलब ऐसा फोर्स जो कंजर्व रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। आज बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, जो फोर्स कंजर्व होगा, डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन क्या होगी इसकी, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if the burden by the force is displacing a particle from one point to another is independent of the path। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स में जो पाथ होता है वो इंडिपेंडेंट, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ से मतलब नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू, डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू। फाइनल और इनिशियल वैल्यू से ही मतलब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब एग्जांपल से डिस्कस करेंगे और एक केस बनाएंगे, वहां समझ में आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स मान लेते हैं एक बॉडी है ए, उसको बी तक जाना है, ये नहीं डिपेंड करता कहाँ से जा रहे हो, ए से बी पहुंचना है तुमको, बस चाहे तुम ऐसे जाओ, ठीक है, चाहे तुम ऐसे जाओ, ओवरऑल जो बर्डन होगा वो हमारा इक्वल ही होगा। मींस कंजर्वेटिव फोर्स यही कहता है, मींस बीच रास्ते से मतलब नहीं होता, पाथ से मतलब
नहीं होता, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। क्लोज पाथ है अगर तो जीरो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम उसमें भी ऐसा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कौन सा फोर्स होगा जो यहाँ पे लगेगा, ये और सारे फोर्स, जो इलास्टिक फोर्स लिख लो, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। इलास्टिक फोर्स भी इसी के अंदर आता है, इलास्टिक फोर्स। These are conservative force which do not depend on path but only depends on the final and initial value of the force. नेक्स्ट आता है एक हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा अगर पूछा यहाँ पे वर्णन कितना होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे जो वर्णन होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh के इक्वल होगा। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्णन किसके इक्वल होगा, mgh के इक्वल होगा, ठीक है। एक पाथ दूसरे पॉइंट से जा रहा है, एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जा रहा है, तो वहां पे वर्णन क्या होगा, mgh के इक्वल होगा। पाथ से मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे खुद ही तुम लोग देख रहे हो, पाथ से मतलब नहीं, उसको हाइट से मतलब है। समझना इस चीज को, एक एक्सपेरिमेंट से समझा देते हैं इसको। मान लेते एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए रखा गया है, ठीक है। ए यहाँ पे रखा गया, उसको बी पॉइंट पे जाना है। इसकी हाइट दी गई है, h हाइट है। h हाइट से हमको पहुंचने बात खत्म। हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी, इस तरीके से रखा हुआ है, सेम केस है। अब हम क्या करें, इसको ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाइट जो हमारा वो तो सेम है ना, हाइट से मतलब नहीं होता, ठीक है। हाइट से मतलब होता है, इस पाथ से मतलब नहीं होता है कि पाथ कौन सा अप्लाई, तो दोनों फॉर्मूले में mgh क्या होगा, सेम होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम आएगी वही, क्योंकि हाइट है और हाइट हमारी फिक्स होगी। पाथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ रहा जिससे ये पाथ पे डिपेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो कंजर्व नहीं होगी, अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, इफ द अमाउंट ऑफ वर्डन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द बॉडी मूव। अगर पाथ पे डिपेंड हो रहा है, मीन्स इट्स डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ पे डिपेंड हो रही है कि पाथ कौन सा कवर हो रहा है, तो वहां पे कौन सा फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है। और इस केस के लिए यहाँ पे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वहां पे कैसा फॉर्मूला लगेगा निकालने के लिए, mgh तो लगेगा नहीं, वहां पे इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से फॉर्मूला हमारा निकल जाता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, w = f डॉट dx करते हैं, क्योंकि dx मतलब क्या हुआ, उसका पाथ हुआ, और उस पाथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा पाथ कवर किया है बॉडी, उसी के बेस हम लोग इंटीग्रेट करके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हमारे ऑपोजिट मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। हम आगे की तरफ जा रहे हैं, वो हमेशा हमारे पीछे लगे, क्यों, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब ऐसा फोर्स होता है जो वाटर में लगता है, ठीक है, पानी में लगता है, विस्कोसिटी को डिनोट करने के लिए, वो होता है हमारा विस्कस फोर्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ऑलवेज कंजर्व कैसे होगा, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में होगी, वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के इक्वल होगी। हम इस तरह से लिख सकते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। मीन्स देखो ये क्या हो गया, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, और ये क्या हो गया, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस मैकेनिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली जो होगी मैकेनिकल एनर्जी उसके इक्वल होगा। मीन्स इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द फ्री फॉल बॉडी। अगर बॉडी किसी बॉडी एक हम लोग एक हाइट से नीचे फ्रीली छोड़ रहे हैं, तो वहां पे किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल भी शो कर देते हैं कंजर्व कैसे होता है। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल कैसे होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी।
फ्री फॉलिंग बॉडी का केस है, ठीक है। बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो उस केस में बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, जो समझ लेते हैं एक हाइट ए पे है, हाइट ए से कहां पे आ रही, हाइट सी पे, बीच में एक कंपोनेंट पड़ रहा है हाइट सी, अब बॉल यहाँ पहुंच गया, ये हाइट सी है, यहाँ पे हो गया हाइट बी। ओवरऑल हाइट कितनी है, एच हाइट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दी गई है, एक्स डिस्टेंस दी गई है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, एच माइनस एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हो गया एच माइनस एक्स के इक्वल, अलग अलग फॉर्म हो गया। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 के बराबर, यहाँ पे वेलोसिटी v के इक्वल, यहाँ पे वेलोसिटी v डैश ले लेते हैं, ठीक है। अलग अलग 3 कंपोनेंट ले लिया हमने वेलोसिटी का। तो एट अ पॉइंट ए पे क्या होगा, पहला पॉइंट ए पे क्या होगा, पॉइंट ए ले लिया हमने, एट अ पॉइंट ए वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², if v equals to 0 then kinetic energy equals to 0 at a point A। देन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट पे दिया गया है m इंटू जी इंटू एच, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, mgh के इक्वल होगा। एट अ पॉइंट बी की बात करते हैं, पॉइंट बी पे क्या होगा, पॉइंट बी के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, बॉडी बी की वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, v² माइनस u² मतलब 0 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 2gh होता है, ठीक है। तो 2gx हो जाएगा, क्योंकि x साइड से बॉडी आ रही थी, तो v² इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2gx के इक्वल होगा। तो यहाँ पर निकालते कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², तो रखो यहाँ पे हाफ इंटू एम इंटू v² कितना है, 2gx के इक्वल है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला क्या आ गया, mgx, कितना आ गया फॉर्मूला, mgx क्या हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, समझो इस चीज को, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx के इक्वल हो गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgx। देन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एट अ पॉइंट मींस ub कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, h माइनस एक्स हाइट होगा, पोटेंशियल एनर्जी नीचे हाइट से निकालते, ठीक है, नीचे से निकालेंगे, डिस्टेंस m होगा, मास m होगा, g लग रहा है, g हाइट कितनी, h माइनस एक्स के बराबर हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। चलो दोनों का सम कर दो, मींस हमको क्या निकालना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, mgx प्लस mgh माइनस एक्स। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो mgx से ये x वाला कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या फॉर्मूला, mgh बचेगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी पॉइंट बी पे, mgh के इक्वल हो गया, ठीक है। मींस ए और बी पॉइंट पे कितना हो गया, सेम। चलो सी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट सी पे कितना होगा, एट पॉइंट सी पॉइंट देखो कितना होगा, सी पॉइंट सबसे पहले वेलोसिटी कितनी होगी, 2gh की इक्वल होगी, कैसे निकालने हमने, v² माइनस 0² इक्वल्स टू 2gh, तो v² इक्वल्स कितना हो गया, 2gh की होगी इक्वल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² फॉर्मूला लगाओ, हाफ mv² कितना है, 2gh की इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना काइनेटिक एनर्जी mgh, ठीक है। और सी पॉइंट पे देखो हाइट कितना है, सी पॉइंट में तो अर्थ सरफेस पे है, और अर्थ सरफेस पे यू कितना होता है, यूसी कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आ जाएगा, 0 प्लस मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस mgh मतलब कितना हो गया, mgh के इक्वल आ गया टोटल एनर्जी, ठीक है। अब देखो अगर पॉइंट ए की बात की है, ए पॉइंट पे कितना था mgh, बी पॉइंट पे कितना था mgh, सी पॉइंट पे कितना था mgh, मींस एनर्जी कंजर्वेशन देखो, ए पॉइंट पे भी mgh आ गया, बी पॉइंट पे भी mgh था, और सी पॉइंट पे भी mgh आ गई एनर्जी। इसी एनर्जी का हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिस ग्राफ से हम इसको रिलेट करेंगे, मींस काइनेटिक एनर्जी देखो बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, दोनों का रिलेटिंग ग्राफ है हाइट के साथ, दिस इज आवर एनर्जी एंड दिस इज आवर हाइट, ठीक है। इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से, इसका अप हो गया, इसका डाउन हो गया, ठीक है, इस तरीके से मिक्स कर दो आपस में, ये टोटल एनर्जी यहाँ पे डिनोट हो जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हो गया, ठीक है। किसी एक को नाम दे दो पोटेंशियल एनर्जी, इसका नाम मान लो देते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाइट के साथ इसका ग्राफ है, ये हाइट है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है। अगर हम लोग देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है, दोनों एक दूसरे से
इनवर्स फॉर्म में ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए कितना होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।